मौजूदा राजनीतिक हालात में अगर कांग्रेस की तरफ से किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो शायद एक ही शख्स है जो तमाम सवालों के लिए चाणक्य की तरह खड़ा होता है और हर सवाल का जवाब शायद उसके पास होता भी है। दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह, स्वागत है आपका। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एक शगुफे के तौर पर सामने आए और उसका तुरंत खंडन भी हो गया। खंडन करने की इतनी जरूरत क्या थी? मुझे नहीं मालूम कि ये खबर कहां से चली और चलने के बाद उसका खंडन हुआ। एक लोगों को बात समझना चाहिए कि नेहरू गांधी परिवार वो परिवार है जिसने पिछले 30-35 साल में ट्रॉमा, पर्सनल ट्रेजेडीज देखी हैं, पर्सनल ट्रॉमा देखा है। उस परिवार के साथ जिस प्रकार की ये हवाबाजी होती है, ये उनके साथ न्यायोचित नहीं है। प्रियंका जी अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो उनको कौन रोक सकता है जी, और नहीं आना चाहती हैं तो कौन जबरदस्ती ला सकता है। तो इसलिए निर्णय उन्हीं पर छोड़ना चाहिए और इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। द्विवेदी जी, लेकिन जो बात निकल कर आई कि वो प्रचार करेंगे लेकिन अमेठी और रायबरेली में करेंगे, जो अजय माकन ने एक तरह से अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, जरूरत क्या थी इसकी? सवाल दरअसल इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी प्रचार करती रही हैं और अगर एक परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो ये एक तरह से हमारे यहां परंपरा सी है कि पूरा परिवार दरअसल चुनाव लड़ता है। तो उनकी मां, उनके भाई दोनों चुनाव लड़ेंगे। ऐसे अगर वो चुनाव प्रचार करती भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या पार्टी को वाकई फर्क पड़ता है इससे? ऐसा है, फर्क अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, लेकिन ये उनका खुद का निर्णय होता है। वे केवल सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी 3 पार्लियामेंट सीट में प्रचार करने के अलावा कहीं नहीं जाती जी। अब अगर वो चाहती हैं और ज्यादा कैंपेन करना तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी को प्रसन्नता ही होगी, लेकिन हम इस मामले में दखलंदाजी करते नहीं हैं जी। और यहां तक कि मैं जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी था तो अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर के मसलों में हम कोई ना तो दौरे पे जाते थे, ना हम उनके बारे में कोई सुझाव भी देते थे जी। ये वो खुद ही अपने तरीके से तीनों सीटें देखते हैं। अच्छा, ये कहीं ये तो नहीं, ये अटकलबाजी है, हालांकि कहीं ये तो नहीं कि अगर प्रियंका गांधी को वाकई में चुनाव प्रचार पर बड़े पैमाने पर अभी उतार दिया जाए तो ये चुनाव, जो कि एक तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना चाहती है, वो शायद नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बन जाए और ये शायद बहुत फायदे का सौदा ना हो। क्या ये सोच हो सकती है? बिल्कुल सोच नहीं है, क्योंकि हम लोग चुनाव की पर्सनैलिटीज के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, अपनी विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये संसदीय प्रजातंत्री प्रणाली है और इसमें विचारधारा ही चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हालांकि पिछली बार हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रोजेक्ट किया था जी और उसके अच्छे नतीजे भी आए थे, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई निर्णय लीडरशिप ने लिया नहीं है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर लें। आप लोगों ने उन्हें पिछली बार प्रोजेक्ट किया था प्रधानमंत्री पद के तौर पर और इस बार भी जाहिर सी बात है उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि सरकार दरअसल वही चला रहे हैं। एक तरह से देखा जाए नेतृत्व तो सोनिया गांधी जी का ही रहता है जी। 4 में भी रहा, 9 में भी रहा और अब 14 में भी रहेगा। नेतृत्व तो सोनिया गांधी का ही रहता है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह क्या है फिर? क्या वो सेकेंड इन कमांड है? निश्चित तौर पर अभी तो है ही। तो राहुल गांधी कहां, क्या वो थर्ड इन कमांड है? राहुल गांधी जी को संगठन का पद दिया गया है, उपाध्यक्ष का जी, और उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रभारी की, और वे दोनों जिम्मेदारी, जवाबदारी निभा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में आम जनता के सामने आप क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने रख चुकी है। कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है अभी तक किसी उम्मीदवार के चयन के बारे में या किसी नाम की तरफ शायद जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सोनिया गांधी का नेतृत्व, लेकिन हर कोई जानता है प्रधानमंत्री वो बनेंगी नहीं। तो प्रधानमंत्री कौन होगा? एक बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, जहां पार्टी सर्वोपरि होती थी, व्यक्ति नहीं होता था जी। अब हम देख रहे हैं राज्यों में भी और केंद्र में भी पार्टी पीछे है, व्यक्ति आगे है। यही सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का पतन का कारण भी बनेगा। तो क्या यही बात फिर मनमोहन सिंह के पर लागू नहीं होती? कुछ हद तक होती है, लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप चारों राज्यों में अगर आप देख लीजिए तो वहां व्यक्ति को प्रमोट कर रही है, पार्टी पीछे है।
नहीं, व्यक्ति और पार्टी दोनों का समन्वय है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा। समन्वय अगर होता जी, तो फिर अडवाणी जी को वो पत्र नहीं लिखना पड़ता जो उन्होंने लिखा। नहीं, लेकिन अगर जो प्रोजेक्शन की बात कही जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आरएसएस के तथाकथित लोगों का, जो कि अपने आप को थिंक टैंक मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन तमाम लोगों का मानना है कि पार्टी और चेहरा दोनों में एक तालमेल है और इसीलिए पार्टी और चेहरा दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, कम से कम उन जगहों पर जहां वो सफल हैं। लगभग यही काम आप भी करते हैं। क्या आप भी पार्टी और चेहरा दोनों एक साथ प्रेजेंट करते हैं? तो क्या आप मनमोहन सिंह को सफल नहीं मानते? क्या संघ ने यह स्वीकार कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है? वो तो तथाकथित तौर पर वो तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है। साहब, ये नहीं, वो तो बीजेपी और आरएसएस का एक अपना आपसी तालमेल है, वो चाहे जो करें, माने मनावें, जो भी करें। लेकिन आप क्या नरेंद्र मोदी के मुकाबले मनमोहन सिंह को कहीं खड़ा करना चाहेंगे? क्या मनमोहन सिंह के अच्छे कामों को देखते हुए कांग्रेस ये कहेगी कि हमारे अच्छे कामों को लेकर ये सामने रहे हैं और ऐसे में हमारा चेहरा भी यही है? निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चेहरा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि 10 साल तक जिसने प्रधानमंत्री पद संभाला हो जी, 10 साल तक जिसने सफलता के साथ सरकार चलाई हो, वो तो हमारे सारे कैंपेन का अंग रहेंगे ही। जिस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है और माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मदनी साहब का बयान आता है, इस तरह के तमाम बयान आते हैं कि नरेंद्र मोदी का हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल गलत है। महमूद मदनी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका बयान ही समझ में नहीं आया। कांग्रेस को किसी का हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का चाल चरित्र, चेहरा और व्यवहार मुस्लिमों के प्रति अच्छा हो। केवल टोपी लगाने से और बुर्का पहनाने से कोई आप मुसलमानों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो दावा करते हैं कि उनके पास पूरा एक खाका है और मौका मिलना चाहिए, इस मौके को भुनाने की पुरजोर कोशिश करना चाहते हैं। जी हां, हम तो यही चाहते हैं। अगर गुजरात के मुसलमानों को मोदी जी पर भरोसा है तो मुझे प्रसन्नता होगी। जो अल्पसंख्यकों की जो पॉलिटिक्स के नाम पर जो बार बार ये कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी है जो कहती है कि कांग्रेस दरअसल इस वोट पॉलिटिक्स को भुनाना चाहती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का हवा क्रिएट करने की जरूरत हो रही है। क्यों ऐसा? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स क्यों इतनी अहम हो गई है? और अल्पसंख्यकों के बारे में अगर आप खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा बताएं, तो ये पलटकर सवाल आपके ऊपर भी आता है कि पिछले ऑलमोस्ट 50 साल के शासन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक वैसे ही पड़ी है, लागू नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है, लागू नहीं हो पाई। आप ये भूल रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस अधिकांश मान ली गई हैं और उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री अलग से खोल दी गई है। इसके बाद हम लोगों ने उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स अलग चालू कर दी है। दिग्विजय जी, मैं माफ कीजिएगा, बीच में रोकूंगा आपको। कितना वक्त चाहिए? 10 साल से आप सरकार में हैं और 10 साल के बावजूद अभी भी आप ये कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए। पुराना इतिहास छोड़ दीजिए। 10 साल के अंदर मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इनके मैं तो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं ना, 0.4% सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में। आप इसमें इंक्लूड वो नहीं कर रहे हैं, पीएसयूज के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुआ वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आप जो फिगर दे रहे हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की फिगर दे रहे हैं जी, मैं दे रहा हूं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आपके पब्लिक से पीएसयूज। दिग्विजय जी, अगर हम आप ही की बात मान लें, आप ही के दिल में मान लें, क्या ये प्रगति जो हो रही है अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने की, क्या ये संतोषजनक है? क्या आप अपनी ही सरकार की इस पहल से आज खुश हैं कि हाँ, हमने बहुत मुकम्मल काम किया? इस बारे में मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी को मैं बधाई देता हूं, प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चर कमेटी का गठन करके जो वाकई सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो लेवल था मुस्लिम्स का, उसके बारे में एक चित्र प्रस्तुत किया है। और इसमें हम सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए
कि इसको सुधारने की आज आवश्यकता थी। आवश्यक जी, लेकिन और उसी के आधार पर हमने कुछ निर्णय लिए हैं। सवाल आज ये है जो मैं आज आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी ही सरकार के परफॉर्मेंस से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार ने पिछले 10 साल में किया है खुश हैं? क्या आप उन्हें 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मत भूलिए कि फेडरल सिस्टम के अंदर जितनी भी इंप्लीमेंटेशन होता है वो राज्य सरकारें करती हैं, ना कि केंद्र सरकार। अगर गुजरात सरकार हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी वेलफेयर मेजर्स को उसको पैसा वापस कर दे, खर्च ना करे, जिसका केंद्र सरकार के क्या कसूर है? गुजरात में आंकड़े तो बहुत बेहतर हैं सिंह साहब। आज से नहीं है, गुजरात में तो पहले से है ना। मेरी बात, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो आंकड़े घटे नहीं ना। एक मेरी बात सुन, आपके कार्यकाल में वो आंकड़े बढ़े नहीं। एक बात सुन लीजिए, गुजरात के जो मुस्लिम्स हैं जी, वो पहले से ही व्यवसाय में रहे हैं। 1400 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है गुजरात की जी, वो एक व्यवसाय के अंदर मुस्लिम वहां पे पहले से ही रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात सुन लीजिए जी, उसके बाद ये उनकी जो माली हालत अगर आज बेहतर है तो उसमें नरेंद्र मोदी को श्रेय नहीं जाता है। यही चीज मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी के राज में 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं और उसके बाद जो होता है सब जानते हैं, और हर कोई आज ये कहता है कि नरेंद्र मोदी का एक कम्युनल एजेंडा है। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान दंगे होते हैं, 45,000 लोग अपने घरों को छोड़कर विस्थापित होकर वही जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। क्या आप अखिलेश यादव को सांप्रदायिक मानेंगे? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो इस पिछले समय में जी जो काम किया है वो अत्यधिक निराशाजनक रहा है। 2 उदाहरण आपको मैं देता हूं। 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या की जी, इस मौसम में कभी परिक्रमा होती ही नहीं है, परंपरागत। वहीं आपने उनको पहले मंजूरी दे दी जी, और मंजूरी दे के फिर रोक भी दिया, और अशोक सिंघल जी को उन्होंने पूरा अवसर दे दिया कि वो अरेस्ट हो जाने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो ये तो मिलीभगत नहीं हो गई। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में उनको पूरे प्रशासन को मालूम था कि हालात बिगड़ रहे हैं जी, उसके बावजूद भी धर्म संसद करने की इजाजत क्यों दी कलेक्टर ने, और उसके बाद जाट महासभा को सम्मेलन करने की इजाजत क्यों दी? तो आपको लगता है कि आप उन्हें, अगर सांप्रदायिक रहा है तो क्या आप समाजवादी पार्टी को सेकुलर पार्टी के तौर पर अभी भी देखेंगे? मैं इस बात को आपको कह सकता हूं जी कि अभी तक मेरी मान्यता उनके बारे में सेक्युलर थी जी, लेकिन इन 2 घटनाओं के बाद में हमको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो अगर अब भविष्य में ऐसी जरूरत पड़े जहां पर सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़े, तो समाजवादी पार्टी का साथ लेने से पहले आप सोचेंगे? ये इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को अपना रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए और सख्ती करनी पड़ेगी। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा जी, एक भी कम्युनल राइट मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। सिंह साहब, अब इसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेक्युलर हैं, क्या यही मौका नरेंद्र मोदी को नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और गुजरात के मतदाताओं ने उनको 3 बार दिया है। तो फिर आप उन्हें सेक्युलर क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको कुछ अभी तक उनके जो उनका आचरण रहा है वो इस प्रकार का नहीं रहा है। तो एक ही बार तो दंगा हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं, आप देखिए ना, आज उसके बाद दंगे की एक बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए जी। दंगा के बाद रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का नहीं हुआ, उनके लिए राहत राशि दी गई, उसका उपयोग नहीं किया गया जी, उनके माइनॉरिटीज के लिए उनके वेलफेयर प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया गया, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स का उपयोग नहीं किया गया। हम यहां पर बस रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस तुरंत आ रहे हैं सिंह साहब, क्योंकि ये वाकई में समझने की बात है। बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप दरअसल क्यों नरेंद्र मोदी को उस तरीके से एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव के लिए वो पैमाना नहीं है। तुरंत वापस आ रहे हैं। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं खरी खरी में।